हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बा शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आपको पता ही है, पॉलिटी में अभी जो हमारा चल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी इस टॉपिक की 43वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं लिए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद जो आज की जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के अंदर उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हम अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। तो मैंने एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेन करके बता दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार किस प्रकार से बना, किन किन रूपों में बना, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे। तो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या बचता है, आगे हम क्या पढ़ेंगे। जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, तो हर चीज़ के एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनके भी कुछ अपवाद हैं। तो उनके अपवाद किन किन रूपों में और कौन से आर्टिकल में उसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हमारे अपवाद कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम उसके बाद आलोचना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आलोचक भी तो होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे कि किस किस प्रकार से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी आलोचना हुई थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकारों के अपवाद, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले कौन सा अपवाद आता है? सबसे पहले आता है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी की संपत्ति को अर्जन करना है, अपने कब्जे में लेना है, किसी भी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, हम कह सकते हैं सरकार द्वारा, तो उसके उपबंध में क्या क्या, मतलब विधियों की क्या क्या व्यावृत्ति आदि होती है, हम उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्यों हमको जब अपने मूल अधिकारों के बारे में पता है, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमारे लिए ये भी तो ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ अपवाद आता है। ठीक है, क्यों, हमें जब यही पता होगा हाँ ये तो हमारा राइट है, लेकिन हम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो फिर चीज़ें गलत ही लगेंगी ना। चलिए अब जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 31 की क्लॉज क्या है, विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 है, उसका जो कै क्लॉज है, जो विधि है हमारा, जो हमारा संविधान है, तो उसकी 5 श्रेणियों से क्या करता है, व्यावृत्ति प्रदान करता है। वो 5, या हम सीधी अपनी सिंपल लैंग्वेज में जाने तो कि 5 श्रेणियों में एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कि इन्हें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। मतलब जो ये 5 व्यावृत्तियाँ हैं, यदि इन केस ये होती हैं, तो आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19 के तहत हम इनको क्या है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते या फिर अवैध नहीं घोषित कर सकते। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण इससे संबंधित है। यदि जो वाक स्वतंत्रता है या फिर सम्मेलन, संचारण इत्यादि से संबंधित जो मूल अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा इत्यादि से संबंधित, तो 5 एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या क्या है सॉरी, अब उन एक्सेप्शंस के बारे में हम जानेंगे। मतलब किन किन आधार पर या किन किन 5 बातों के आधार पर हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत उसको चैलेंज नहीं कर सकते या फिर चुनौती नहीं दे सकते, कोर्ट में हम नहीं जा सकते। सबसे पहले क्या आता है, राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार। मतलब राज्य, जो सरकार है, या तो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, वो जो संपदा है, यदि उस पर कोई भी, किसी भी व्यक्ति की कोई संपदा है, उस पर यदि अधिग्रहण करती है, अपना कब्जा लेती है, या फिर संबंधित, उससे संबंधित जो अधिकार है,
यदि ऐसा कुछ है तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा है राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना। यदि कोई संपत्ति है उसका प्रबंध मतलब उसका दायित्व यदि राज्य सरकार से मतलब है हमारी राज्य की जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में से कोई भी यदि उसको उसका जो दायित्व है वो संभालती है, वो अपने अंडर उसको ले लेती है, तो इस केस में भी हम क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। फिर है निगमों का सम्मिश्रण। जो निगम वगैरह होते हैं उनका जो सम्मिश्रण होता है तब भी हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। आगे आता है निगमों के शेयरधारकों या निर्देशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति। मतलब जो निगम है, जो भी निगम इत्यादि होते हैं उनमें जो शेयरधारक होते हैं या जो निर्देशक होते हैं उनके अधिकार में कुछ जो उनके राइट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या उनको समाप्त करना है, इस तरीके की कोई भी पॉलिसी होती है तो हम सरकार यदि चाहे तो अगर चेंजेस करती है या समाप्त करती है तो हम उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लास्ट आता है हमारा खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उसकी समाप्ति। जो खनन पट्टे होते हैं, जो माइंस वगैरह होते हैं, इनके पट्टे वगैरह दिए जाते हैं या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ठेके पर चीज़ें ली जाती हैं, बोली वगैरह लगाई जाती हैं, तो इनका यदि सरकार कोई पुनर्निर्धारण करती है या उनकी समाप्ति करती है, मतलब इससे संबंधित सॉरी इससे संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया करती है तो हम क्या है उसके अगेंस्ट भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि अनुच्छेद 31 की क्लॉज कै राज्य को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है। जो आर्टिकल 31 है उसका जो क्लॉज कै है वो क्या नहीं करता कि राज्य को जो न्यायिक समीक्षा है उससे उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और इसे सहमति प्राप्त हो गई हो। कब समीक्षा, जो पुनर्निर्धारण की जो समीक्षा है या न्यायिक समीक्षा है उसको कब नहीं कर सकता, यदि क्या वो इसको क्या है, जो आर्टिकल 31 है उसका जो क्लॉज क्या है उसको यदि उससे संबंधित जो भी मामला है यदि उसको राष्ट्रपति के विचार मतलब राष्ट्रपति का आरक्षण उसको प्राप्त है या इससे संबंधित कोई भी राष्ट्रपति की कोई सहमति है तब हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसकी न्यायिक समीक्षा की अनुमति हमें प्रदान नहीं की जाती। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जिन्होंने पहले ही सारी क्लासेस ली होंगी हैं उनको अच्छे से ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मेरा गला बहुत ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रही हूँ, बट हाँ जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है यह अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि राज्य अधिग्रहित ऐसी भूमि की जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा हो बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। अब ये अनुच्छेद ये भी बताता है, ये भी व्यवस्था करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी क्या है सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर मतलब संविधान द्वारा जो निर्धारित सीमा है उनके अंतर्गत यदि उसकी कोई भूमि है उस पर यदि वो फसल वगैरह उत्पादित कर रहा है तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार चाहे तो जो बाजार का मूल्य है उसके अनुसार उसकी क्षतिपूर्ति देगी। ठीक है, क्या करेगी सरकार, उसके अनुसार उसकी क्षतिपूर्ति देगी। तो ये क्या था, ये था हमारा पहला अपवाद। अभी इसमें 2 अपवाद और हैं वो मैं कल की क्लास में करवा दूंगी क्योंकि आज मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इस क्लास में तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर क्लास समझ आ रही है, अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और गाइज़ मैं जैसे बोल रही थी कि मैं बोर्ड पे क्लासेस शुरू करूँगी तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
अदरवाइज़ अब तक आपकी क्लासेस शुरू हो गई होती। मैं सोच रही थी कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूँ वन लाइनर में, उन क्लासेस में। धीरे धीरे जैसे जैसे होता रहेगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, ऐसे ही और चीज़ें भी स्टार्ट होती चली जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।